सोचो एक ऐसा ह्यूमन जो कि पहले बिल्कुल ही नॉर्मल हुआ करता था, फिर अचानक से उसके लाइफ में कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हुए या फिर कुछ कुछ ऐसे कंडीशंस बने जिसकी वजह से कि वो मेंटली इल हो गया। ठीक है, तो क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो? तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का जेएनएम स्पेशल की इस नई क्लास में। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इसी पे बेस्ड है कि हम इस फैक्टर्स या कंडीशंस को ही समझेंगे जो कि एक नॉर्मल इंसान को मेंटली इल पर्सन बना देती है। तो इस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं बायो साइको सोशल एटियोलॉजी। ठीक है, तो आइए हम अपने बुक पे चलते हैं और वहाँ से हम इसको स्टडी करना चालू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बायो साइको सोशल फैक्टर्स या एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी मतलब कि होता है कारण। ठीक है, और कारण के अंदर हम लोग देखेंगे बायो साइको सोशल फैक्टर्स। तो हम एक कहानी देखते हैं, जैसे कि कोई इंसान है, वो पहले बिल्कुल ही नॉर्मल था। ठीक है, पर उसके लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से क्या वो मेंटली इल होने के कगार पे आ गया, मेंटली इल हो गया। इस फैक्टर को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे तो ये अलग अलग हो सकते हैं। तो या तो प्रीडिस्पोज हो सकता है, प्रेसिपिटेट हो सकता है, परपेट्यूएट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या होता है कि जैसे अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसके शुरुआत में ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जो कि उसको मेंटली इल के लिए क्या बोलते हैं, ससेप्टेबल बना देते हैं। ससेप्टेबल का मतलब कि उसको मेंटली इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। अब ये क्या हो सकता है कि पहले कोई मेंटल डिसऑर्डर्स हुआ हो सकता है, कुछ हेरिडेटरी चीज़ें हो सकती है, खुद के बारे में निगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो होता है, खुद के बारे में हमेशा बुरा बुरा सोचना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो ये सभी जो है ना एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं सिजोफ्रेनिया डिजीज़ के। इसी तरह के डिजीज़ के मतलब कि और भी अलग अलग डिजीज़ की इसी टाइप की चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो अपने खुद के बारे में बुरा सोचना, उसको हेरिडिटरी कुछ, जैसे कोई अगर पर्सन है उसके बचपन में किसी फैमिली मेम्बर को अगर ऐसा कोई है मेंटल इलनेस वाली बीमारी, तो वो चीज़ें उसको भी होने के चांसेस होते हैं। इसमें होता क्या है ना कि जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है ये ऐसा रिस्क फैक्टर होता है जो कि इंडिविजुअल्स को जो है, किसी एक पर्सन को या इंडिविजुअल को वल्नरेबल बना देता है, मतलब कि किसी मेंटल इलनेस होने के काबिल या उसके कागार पे ला देता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं फैक्टर्स? तो जेनेटिक मेकअप होता है, फिजिकल डैमेज टू द होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर एडवर्स साइकोसोशल इन्फ्लुएंस। जैसे कि अगर बचपन में उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर आया था जिसकी वजह से कि उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसी तरह से डैमेज हो गया है, या फिर जेनेटिक मेकअप, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें किसी को मेंटल इलनेस है। फिर एडवर्स साइकोसोशल इन्फ्लुएंस कि उसके घर में कुछ उसकी बैड पेरेंटिंग वगैरह हुई है, तो इसकी वजह से उसको बैड जो है साइकोसोशल इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर गलत पड़ गया है, तो इसकी वजह से उसके मेंटल इलनेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर होता है पर्सिपिटेटिंग फैक्टर। पर्सिपिटेटिंग फैक्टर क्या होता है कि ये जो है ये चीज़ें तो पहले हुई होती है, पर ये पर्सिपिटेटिंग फैक्टर जो है ये चीज़ें उस बीमारी को शुरू कर देती है। ठीक है, जैसे कि दीज आर क्या होता है, इवेंट्स होता है दैट अकर शॉर्टली बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिसऑर्डर। कि जो मेंटली डिसऑर्डर ये होता है या फिर जो मेंटल इलनेस होती है उसके ऑनसेट यानी कि शुरू होने के जस्ट पहले ऐसी चीज़ें हुई रहती है। जैसे बोलता है ना किसी किसी को कोई कि उसका ब्रेकअप हो गया और वो पागल हो गया या मेंटली इल हो गया। ठीक है, तो जो ब्रेकअप हुआ उसका वो हो गया उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो जिसने उस चीज़ को ट्रिगर किया। अब इसमें फॉर एग्जांपल कि एब्यूज ऑफ सब्सटेंस यानी कि उसने कुछ दवाइयाँ वगैरह कर ली है, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें, ये सब सीजोफ्रेनिया के दिखाए गए हैं। इसमें क्या क्या फैक्टर आ सकता है? तो इसमें फैक्टर हो सकता है फिजिकल जो स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस में क्या हो सकता है? तो इलनेस हो सकता है, फैटीग हो सकता है, फैटीग मतलब थकाव, फिर इंसोम्निया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। फिर होता है साइकोसोशल स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस में क्या होता है? यही एब्यूज़ हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, ये सारी चीज़ें, ये फिर अनप्लीजेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हमने ये समझ लिया। फिर होता है अगला परपेचुएटिंग फैक्टर। परपेचुएटिंग फैक्टर मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, ये जो बीमारी यहाँ से शुरू हो गई, मेंटल इलनेस, परपेचुएटिंग फैक्टर, कुछ चीज़ें हुई, जैसे ब्रेकअप हो गया या कुछ भी हो गया, तो बीमारी शुरू हो गई उसकी। परपेचुएटिंग फैक्टर क्या होता है कि उसको और बढ़ा देता है, उसको कम करने के बजाय उसको और बढ़ा देता है बीमारी को, ठीक है। जैसे कि इलनेस तो शुरू हो गया और उसके बाद उसको बढ़ाने का काम जो होता है या फिर उसकी रिकवरी को रोकने का जो काम करता है ना, उसको बोलते हैं परपेचुएटिंग फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स और कंडीशंस ऑफ द पेशेंट, और ये पेशेंट के फैमिली, कम्युनिटी या लार्जर जो सिस्टम, जिस सिस्टम में वो रहता है, उसके जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एग्रेवेटिंग और प्रोलॉन्गिंग द डिजीज़। एग्रेवेटिंग मतलब कि उसको और ज़्यादा बढ़ाना, ये प्रोलॉन्गिंग मतलब उसको लंबा खींचना, ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द इंडिविजुअल रेदर देन सबसाइडिंग इट, मतलब उसको कम करने के बजाय और बढ़ाने का जो काम करता है उसको बोलते हैं परपेचुएटिंग फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है इसका एक एग्जांपल है। तो हमने ये तीनों चीज़ें देख ली। तो तीनों चीज़ों में क्या क्या था? सबसे पहला तो प्रीडिस्पोजिंग, जो कि पहले से उसके बचपन में उसके साथ ऐसे कुछ हुई है या फिर बहुत पहले हुई है। फिर परसिपिटेटिंग फैक्टर, जिसने उस चीज़ को, बीमारी को शुरू कर दिया। परपेचुएटिंग फैक्टर, जिसने उसको और बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें होती है। फिर जो अगला है हमारा, वो रहता है एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस। एटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ मेंटल इलनेस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो मेंटल इलनेस होता है, सबसे पहले तो वो एक वजह से होता नहीं है, वो बहुत सारी वजह से होता है, ठीक है। और उस वजह में बायोलॉजिकल वजह भी कुछ होती है, फिर कुछ फिजियोलॉजिकल वजह होती है, कुछ इन्वायरमेंटल कारण होते हैं, फिर कुछ साइकोलॉजिकल वजह होते हैं, कुछ सोशल फैक्टर होता है। ये सारे फैक्टर्स जो हैं मिलके मेंटल इलनेस कॉज करते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल और फिर साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, साइकोसोशल और फिर सोशल, फिजियोलॉजिकल, तो ये सारी चीज़ें मिलके एक मेंटल इलनेस को कॉज करती है, क्योंकि उसका बॉडी का भी उतना ज़्यादा रोल होता है जितना माइंड का, इन्वायरमेंट का होता है। तो हम सारे फैक्टर्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, और बायोलॉजिकल फैक्टर में भी सबसे पहले आता है हमारा हेरिडिटरी। आज हमारे पास ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो 3/4 जो मेंटल डिफेक्टिव होती है, यानी कि 3/4 जो मेंटल डिफेक्टिवनेस होती है, मेंटली जो भी डिफेक्टिव होती है, और एक 1/3, 3 बीमारी में से एक जो साइकोटिक बीमारी होती है, ये किसी न किसी वजह से अनफेवरेबल हेरिडिटरी की वजह से ही होती है, ठीक है। तो हेरिडिटरी से हम बीमारी नहीं लेते हैं, इस बात को आपको ध्यान देखना है कि हेरिडिटरी चीज़ें हमें बीमारी नहीं देती है कि हाँ हमारे में बीमारी ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो है वो होते हैं, प्रीडिस्पोजिशन होता है, ठीक है, टू द इलनेस। प्रीडिस्पोजिशन हमने अभी जस्ट ही पढ़ा था कि मतलब कि ऐसी चीज़ें जो बीमारी होने के चांसेस को बढ़ा देती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें हमारे जीन में आ जाती है, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द जीन दैट वी इनहेरिट डायरेक्टली। जो जीन हमारे अंदर आता है वो जीन प्रीडिस्पोजिशन को बढ़ा देता है, यानी कि बीमारी होने के चांसेस को बढ़ा देता है, जिस वजह से कि हेरिडिटरी रूप से हम मानते हैं कि बीमारी होता है। फिर जो अगला होता है वो होता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर क्या होता है? इट इज बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन आर कंसिडर्ड टू बी द मेन कॉज फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। और इसको मेन कॉज बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, हमें पता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो बायोकेमिकल जो है, जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे होता है इसमें डोपामिन होता है, सेरोटोनिन होता है, फिर नॉरएपिनेफ्रिन होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसमें जब डिस्टर्बेंस हो जाता है तो फिर जो साइकोटिक बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगला जो है वो होता है ब्रेन डैमेज। अगर ब्रेन के स्ट्रक्चर या फंक्शन में किसी तरह की डैमेज हो गई
तो फिर जो बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डैमेज किस तरह से होते हैं? तो पहले तो इन्फेक्शन से हो सकता है, जैसे कि अगर न्यूरोसिफिलिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया तो होने के चांसेस है। फिर कैसे ब्रेन डैमेज हो सकता है? तो इंजरी से हो सकता है, जैसे कि ब्रेन का कोई टिश्यू डेड हो गया, या फिर जो सर में चोट लग गई ड्यू टू हेड इंजरी, इस तरह से। फिर इंटॉक्सिकेशन हो गया, यानी कि जो ब्रेन का सेल जो है किसी टॉक्सिन की वजह से, जैसे अल्कोहल या फिर बारबिट्रेट्स या फिर लेड, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, इसकी वजह से अगर जो कुछ दिक्कत हो गई। फिर कुछ वेस्कुलर बीमारियां हो सकती है इसमें कि ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो पाया, ब्लीडिंग हो गई। फिर अल्ट्रेशन इन ब्रेन फंक्शन कैसे अफेक्ट हो सकता है? तो चेंजेस इन ब्लड केमिस्ट्री दैट इंटरफेयर्स विद द ब्रेन फंक्शनिंग, सच एज डिस्टर्बेंस इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया। जैसे हाइपोक्सिया मतलब क्या हो गया कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, एनोक्सिया मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो जाना ब्लड में। तो इस तरह से क्या होता है कि ब्रेन में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ब्रेन बहुत ही हमारा सेंसिटिव होता है। तो अगर किसी भी तरह की ज़्यादा दिक्कत होगी ना बॉडी में, तो ब्रेन को इफेक्ट पड़ जाता है। फिर ट्यूमर्स में ब्रेन ट्यूमर्स हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसी में मान लीजिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो जाना, डिजेनरेटिव डिजीज जिसमें कि डिमेंशिया हो गया, इंडोक्राइन में जिसमें कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या फिर थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया। फिर कुछ जैसे कि फिजिकल इलनेस में क्या हो सकता है कि कुछ एक्यूट या क्रोनिक बीमारियां होती है, जो लंबे टाइम तक बीमारियां चलती है, वो ब्रेन को भी डैमेज कर देती है। तो जैसे कि हैंडीकैप कंडीशन में रिजल्ट इन लॉस ऑफ मेंटल कैपेसिटी। तो बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप कंडीशन होता है जिसमें कि जो हमारे मेंटल कैपेसिटी पे भी असर पड़ता है। तो अगर किसी भी तरह से ब्रेन में अगर दिक्कत हुई तो फिर बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि मेंटल बीमारियां, जो मेंटल डिसऑर्डर है उसके बढ़ने के चांसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर जो हमारा है वो होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, और कब हो रहे होते हैं, मेनली प्यूबर्टी के टाइम पे ज़्यादा हो रहे होते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होते हैं? इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है, इंडोक्राइन, क्योंकि ये अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है इंडोक्राइन सिस्टम। तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। ये कब हो रहे होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, परप्यूरियम पीरियड, और फिर क्लेमेट्रिक। तो ये सारे जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। और जब चेंजेस हो रहा होता है ना बॉडी में, तो वो भी एक अच्छा टाइम होता है मेंटल बीमारी के पकड़ने का, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल्स होता है जिसके अंदर ये सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोर ससेप्टेबल होता है मेंटल इलनेस के ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। फिर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर तो क्या ही कहना, ये तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट होता है इस चीज़ों से। सबसे पहले तो प्रीनेटल रिस्क, फिर पेरीनेटल रिस्क, फिर चाइल्डहुड इन्वायरमेंट, फिर एडोलेसेंस में हर टाइम पे इन्वायरमेंटल फैक्टर रहता ही है। जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, या फिर हैवी मेटल से एक्सपोजर हो गया। फिर पेरीनेटल टाइम पे जैसे कि बर्थ के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, जन्म देने में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। और चाइल्डहुड के टाइम पे गरीबी है, या फिर माल ट्रीटमेंट, सही से माल मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, फिर बुलिंग किया गया उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है माइंड पे बहुत ज़्यादा असर डालती है, जिसकी वजह से कि मेंटल बीमारियाँ होने के चांसेस आगे बढ़ जाते हैं। फिर होता है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि मोर स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप आर मोर प्रोन टू डेवलपमेंट। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ पर्सनालिटी टाइप जो है ये ज़्यादा प्रोन होते हैं, मतलब कि बीमारी को होने के चांसेस को ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे पर्सनालिटी टाइप के इंसान होते हैं, जैसे कि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा अनसोशल है, मतलब बिल्कुल ही बात नहीं करता किसी लोगों से, और बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है, मतलब कि खुद में ही रहता है, जिसको कि हम लोग सिजॉइड पर्सनालिटी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को सिजोफ्रेनिया वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई भी साइकोसोशल स्ट्रेसेस वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि स्टैंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत कम रखते हैं, जो उनका जो सही से अच्छा नहीं रहता इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनको भी ये सारी बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। फिर चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी ड्यू टू पेरेंट्स पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी, मतलब कि पेरेंट के कुछ गलत पर्सनैलिटी की वजह से जो बच्चा होता है इसके अंदर इनसिक्योरिटी वगैरह डेवलप हो जाती है, या फिर
कुछ कुछ होता है ना, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें बच्चा के माइंड जो है सही से डेवलप नहीं हो पाता, तो मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यही सारी चीज़ है। फिर सोशल एंड रिक्रेशनल डिप्रीवेशन रिजल्ट इन बोर्डम, आइसोलेशन एंड अलाइनमेंट। कि जो सोशल और रिक्रेशनल, मतलब कि जो सोशल चीज़ें हैं जो है उसकी, वो बहुत ज़्यादा डेप्रीवेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बोर्डम होता है, आइसोलेशन हो जाती है और एलियनेशन हो जाता है। एलियनेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे दूर दूर रहना, कटा कटा सा रहना, मतलब एक तरह से एलियन बन जाना, समझ रहे हो ना आप। तो इस तरह से तो ये सारी चीज़ें काफ़ी वो होती है। फिर होता है मैरिज प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ मैरिज प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि बैचलरहुड की किसी की शादी हो ही नहीं रही है। फिर डिसहार्मनी ड्यू टू फिजिकल, इमोशनल, सोशल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल इनकम्पेटिबिलिटी। कि अगर किसी भी तरह से वो कम है, बाकी लोगों से लगता है कि बाकी लोग ज़्यादा कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, हम लूज़र हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जब होती है, चाहे वो एजुकेशनल चीज़ें में हो, फाइनेंशियल में हो, इमोशनल में हो, तो इन सब में अगर इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है तो, या फिर चाइल्डलेसनेस, अगर किसी को बच्चा ही नहीं है, किसी को बहुत ज़्यादा बच्चा है, तो मतलब किसी भी तरह का जो स्ट्रेस हो रहा है तो इमोशनली, तो इसकी वजह से मेंटल जो बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर किसी लोगों को सेक्सुअल डिफ़िकल्टीज़ होती है, जिसमें कि क्या होता है कि इम्प्रॉपर सेक्स एजुकेशन की वजह से, या फिर अनहेल्दी एटीट्यूड की वजह से, जो सेक्सुअल जो फंक्शन होते हैं, या फिर मास्टरबेशन के वगैरह, इस मतलब जो जो भी सेक्सुअल से रिलेटेड जो बीमारियाँ होती है, अगर वो भी सही नहीं चल रही है किसी की सेक्सुअल लाइफ, तो उसमें भी ऐसा देखा गया था है कि जो मेंटल इलनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फिर स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, सीजनल वेरिएशंस आर समटाइम नोटेड टू बी द ऑकरेंस ऑफ मेंटल डिजीजेस। तो स्ट्रेस वगैरह की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेंटल डिजीज होने के चांसेस होता है। फिर आता है हमारा सोशल फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर में क्या क्या देखने को मिलता है कि पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनजस्टिस, इनसिक्योरिटी, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन। फिर जो अगला है वो है गैम्बलिंग, एल्कोहलिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, ब्रोकन होम्स, डाइवोर्स, वेरी वीक फैमिली, रिलीजन, ट्रेडिशन, पॉलिटिकल अफेयर। मतलब जितनी भी सारी सोशल चीज़ें हैं, सारी चीज़ों के अगर गड़बड़ हो रहा है तो सोशल फैक्टर की वजह से बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक टॉपिक था, और आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम पढ़ेंगे कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मतलब ऐसे अगर आप नॉर्मली पढ़ोगे, सही से नहीं पढ़ोगे, तो थोड़ा बोरिंग टाइप का लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। पर अगर आप इसकी हिस्ट्री को थोड़ा जानोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जैसे कि बहुत पहले जब लोग जो है, एक ही चीज़ नॉर्मल होती थी, जो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, उससे कोई भी अलग बिहेव कर रहा है तो वो हो गया मेंटली बीमार, या उसको तो कर, ये भी लोग बोल देते काला जादू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज हमें हर एक बीमारी के लिए अलग अलग नाम है, जैसे कि सीजोफ्रेनिया है, मेनिया है, डिप्रेशन है, सभी में लोग अलग बिहेव करता है, लेकिन हमको सबका अलग अलग नाम पता है। तो इस लेवल तक हम लोग कैसे पहुँचे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो अगला वीडियो आप ज़रूर देखें, और इसके लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आपका मिस ना हो जाए। मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। धन्यवाद।